वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब और अब हम उनसे बात करेंगे कि ये जो तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सब जो क़यास सराई हो रही है या मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है उसका ज़िक्र या हवाला जो है वो गज़ा है। जी अदील साहब, आपने सैयद फैसल अली साहब की भी बात सुनी, उसके अलावा ऑब्वियसली मीडिया में भी इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को कि गज़ा में न सिर्फ जंग बंद हो बल्कि वहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस हों या सिक्योरिटी फोर्सेस हो? अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि उनको किस तरह डिफ़ाइन किया जाएगा कि वो मुसलमान ममालिक जो है वो अपने ट्रूप्स भेजें। जी देखिए, गज़ा के मसले पे जो पिछले 2 साल से हम एक तरह के स्टेलमेट में हैं, क्योंकि इज़राइल जो चाहता है वो बहुत आसानी के साथ कर लेता है। उसमें कोई रुकावट नहीं, ना अमेरिका रुकावट है, ना मुसलमान ममालिक रुकावट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में मुख्तलिफ क्वार्टर्स से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नीचे से बढ़ रहा है। अब मसलन बरतानिया में बहुत बड़ी मुसलमान आबादी है, यूरोप में है, यहाँ का लेफ़्ट भी बड़ा तवाना और वाइब्रेंट है। वो गज़ा के मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि बरतानिया ने भी, फ्रांस ने भी और भी यूरोपियन ममालिक ने अब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना शुरू कर दिया। इसका कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा जो गाज़ा में हो रहा है, लेकिन ये एक ख़ास तरह का रिस्पॉन्स है, रद्द-ए-अमल है जो इन मुल्कों के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। इसी तरह अमेरिका में जो मागा की, यानी जो क्रिश्चियन राइट की बेस है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रंप साहब के लिए, वहाँ से भी एकदम से प्रेशर इमर्ज हो रहा है। तो अब हम बहुत तेज़ी से मेरे ख्याल में पोस्ट गाज़ा फ्रेमवर्क में जाएंगे और उसमें जिस भी तरह की कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी, उसमें किसी न किसी लेवल पे मुसलमान ममालिक को शामिल करना पड़ेगा। उनको शामिल किए बगैर मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में यही एक एफर्ट है कि ट्रंप साहब सुनना चाहते थे कि मुसलमान ममालिक क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले में, और आई एम श्योर कि उनको मुख्तलिफ तरह की आरा मिली होंगी, और वो इसको फिर काउंटर बैलेंस कर सकते हैं जो प्रेशर उनको इजरायली से या बाकी लॉबीज से मिल रहा है। आपने देखा मार्को रूबियो पिछले हफ्ते तल अवीव में थे, और आपने ये भी ख़ास तौर पे नोटिस किया होगा कि जो साइडलाइंस थी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उस पे जब भी ट्रंप साहब से या मार्को रूबियो साहब से सवाल किया गया गज़ा के मसले पे, तो उनका एक ही जवाब था, वो अक्टूबर 7। तो जैसे फीड होते हैं टॉकिंग पॉइंट्स, उस तरीके से उसको पुश बैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पे अब मेरे ख्याल में ये जो प्रेशर इमर्ज हो रहा है, इसमें कोई ना कोई पोस्ट गाज़ा सेटलमेंट की सूरत निकलेगी। अब उसकी क्या होते खतोखाल, वो अभी हमारे ऊपर वाजे नहीं है। जाहिर है अगर कोई ऑन द ग्राउंड कोई भी फोर्स होगी तो उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि जो भी मुल्क उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो एक तरह से उस अरेंजमेंट को गारंटी भी कर रहे होंगे और उसको लेजिटिमेसी भी दे रहे होंगे। और इस वक्त जो मुसलमान ममालिक में हालात हैं वो काफ़ी हद तक नाला हैं इस पूरे मसले से। अदील साहब, और यही सवाल यहाँ उठता है बिकॉज ऑब्वियसली पोस्ट गज़ा सेटलमेंट का आपने जिक्र किया, तो सर सबसे पहले तो इस पे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इज़राइल क्या मानेगा, क्योंकि उनकी बात से तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो सारे इस खित्ते को माफ़ करिएगा जो गज़ा का इलाका है उसको खाली करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी सेटलमेंट्स के ज़रिए बार बार फ़लस्तीनियों पे अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या हम अब ये समझें कि सदर ट्रंप को ये उम्मीद है या वो जानते हैं कि वो इजराइल को भी रोक सकेंगे इन इक़दाम से? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो पिछले 2 सालों में जो भी तरीके हुए उससे रोक नहीं पाए। लेकिन मेरे ख्याल में इज़राइल के अंदर भी एक प्रेशर होगा कि आप इस मसले को हमेशा के लिए ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि आलमी सतह पर इज़राइल की जो सॉफ्ट पावर थोड़ी बहुत भी थी वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हुई है। तो अल्टीमेटली दे हैव टू मूव ऑन। और लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसी उनकी राह में किसी तरह की कोई रुकावट है। जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है
وہ ان کے ساتھ مکمل آن پیج ہے. یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹلی بہت سارے جو یورپین لیڈرز ہیں اور دوسرے بھی سیگمنٹس ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بتا رہے ہوں گے کہ بھئی اب آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, جو آپ کے شارٹ ٹرم اہداف تھے وہ پورے ہو گئے. لبنان میں اب حزب اللہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, ایران وہاں سے نکل گیا ہے مشرق وسطیٰ سے, تو کافی حد تک جو آپ کے آبجیکٹیوز تھے وہ ختم ہو گئے. اب اس کو آپ جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں. تو میرے خیال میں یہ پریشر نیتن یاہو صاحب پہ لازمن ہوگا اب اس سٹیج پہ. تو ادیب صاحب بٹ آبویسلی اب اس میں دوسرا سوال, جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک طرف اسرائیل کا پہلے اگری کرنا بہت ایک بڑا سوال ہے, مگر دوسری طرف مسلمان ملک کے لیے بھی یہاں فورسز بھیجنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا. اور اس میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے تو ایک موقع آیا جب جارج بش جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے, انہوں نے غالباً بات کی ان سے کہ ہم اپنی جو پاکستانی فوج ہے اس کو عراق میں بھیجیں ایز پیس کیپرز. تو پاکستان میں اس پہ ایک بہت سخت رد عمل آیا تھا جس کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. یہ تو اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہوگا. بالکل, یہ میرے خیال میں اس میں کثیر الجہتی کنسنسس چاہیے ہوگا مسلم ممالک کے درمیان کہ وہ اس ارینجمنٹ کو بیک کر رہے ہوں. اگر لوگوں میں یہ امپریشن جائے کہ یہ ایک نیتن یاہو کی پروپوزل ہے اور امریکہ کی پروپوزل ہے اور ہم صرف افواج بھیج رہے ہیں, تو اس کا بہت برے اثرات ہوں گے. تو اور میرے خیال میں یہ جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں ان میں اس چیز کا ادراک ہوگا, اس کا ادراک ہوگا کہ آپ نے اگر یہ آن دا گراؤنڈ فورسز جنریٹ کرنی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کی لیجیٹیمیسی جنریٹ کرنی پڑے گی, اینڈ اٹ شوڈ بی سین ایز اے مسلم بیکڈ انیشیٹو رادر دین اے نیتن یاہو امریکن انیشیٹو. تو ادیب صاحب ہاؤ کین, مطلب کیا آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ آ رہا ہے کہ یہ کیسے لیجیٹیمیسی کریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ لیجیٹیمیسی تو اسی صورت میں کریٹ ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمان ممالک مل کے کوئی بات کریں اور ایک طرح کا یعنی فورم بنائیں, ان کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو, کنسیشنز ہوں, اس کے نتیجے میں جو ریپریشنز ہوں تھوڑی بہت, اسی طریقے سے جو سیٹلمنٹ کا کوسچن ہے اور فلسطینی ریاست کا کوسچن ہے وہ بھی اوپن اپ ہو. ابھی بہت سارے ویریبلز ان دا ایئر ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت سارے مسلم ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹس تھے وہ جب تقریریں کر رہے تھے اور میں تقریروں کو دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑا کلیئرلی لگ رہا تھا کہ یہ تقریریں وہ یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے یا جو لوگ وہاں پہ جمع تھے. بہت ساری تقریریں ان کی ہوم آڈینس یعنی اپنے گھر میں جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تھیں, چاہے وہ کنگ حسین کی سپیچ تھی, وہ انڈونیشین صدر کی کی سپیچ تھی, اور بھی لوگوں کی, کیونکہ ان تمام مسلمان ممالک میں بہت سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور ان کے لیڈر جب بولے یونائٹڈ نیشنز میں سو دے ویری مچ سینڈنگ اے سگنل ٹو دیئر اون پاپولیشنز. تو یہ جو اب ایک ڈائنامک ہے یہ بہت انسرٹن ہے, اور جب تک اس کے کوئی خد و خال سامنے نہیں آتے تو جس میں اسرائیل کو ٹیبل پہ لایا جائے, اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا جائے, یہ بہت ساری ان نون ویریبلز موجود ہیں. مثلا ریسنٹلی کہا گیا کہ ٹونی بلیئر صاحب کو شاید انوالو کیا جائے جو مختلف ممالک میں سہولت کاری کریں. اگین ٹونی بلیئر جو ہے وہ ایک عراق وار کے ریمننٹ ہے, کیونکہ کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس مسئلے میں. تو میرے خیال میں ابھی پھر بھی میں سمجھوں گا کہ یہ تھوڑا سا اٹس پری میچور at the moment the way things are proceeding. صحیح. عدیل صاحب, اب اگر یہ ابھی پری میچور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت وقت لگے, تو آپ پھر جو سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی اب ایک تسلسل ہے, ہم جیسے کہتے ہیں نا واقعات کا, تو اس میں اب اس کو وہ ڈیفنس پیکٹ سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ غالباً, یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ڈیفنس پیکٹ اسی لیے ہوا, بلکہ اب تو پاکستانی حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ جو تفصیل ہے وہ پارلیمنٹ سے شیئر کریں گے کہ اس کے خد و خال کیا ہے. تو یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے آپ کو کیسے سمجھ آ رہا ہے, یا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
देखिए, मैं पिछले चंद दिनों पे टेलीविज़न पे एक ही बात करता रहा कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बहुत गहरे दिफ़ाई ताल्लुकात रह चुके हैं, दहाइयों पे मुहित हैं। लेकिन अब जो ये पैक्ट है, इसने जो हमारी कोऑपरेशन है, उसको अपग्रेड किया और फ़ॉर्मलाइज़ किया, यानी लिखे में ले आए हैं और उसको फ़ॉर्मलाइज़ कर दिया, और इसकी जो अलामती यानी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब मिडल ईस्ट में पाकिस्तान जो पहले एक थोड़ा-सा पेरिफेरल था, किनारे पे था, अब पाकिस्तान एक मेन सिक्योरिटी प्लेयर के तौर पे इमर्ज हो रहा है खलीज की रियासतों में। अब ज़ाहिर है जो बड़ा सवाल है कि वो ये डिफेंस पैक्ट किसके खिलाफ है? इज़राइल के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है। तो अब ईरान के साथ तो ताल्लुकात पाकिस्तान के भी अच्छे हैं और सऊदी अरब के भी बेहतर हो रहे हैं। इज़राइल को कोई कॉन्टेस्ट नहीं करती खलीजी रियासतें, और अभी इस पोजीशन में भी नहीं है। तो किसी न किसी लेवल पे अमेरिका की भी आशीर्वाद होगी इस डिफेंस पैक्ट के लिए, किसी न किसी लेवल पे। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के जो पैक्ट्स होते हैं वो बाज़ मर्तबा बिल्कुल अलामती नौइयत के होते हैं इन द फर्स्ट स्टेज, पहली गो में वो अलामती होते हैं। लेकिन सही। जितनी तेज़ी से दुनिया में तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, तो 8-10 सालों में, 15 सालों में जब मल्टीपोलर स्ट्रक्चर मज़ीद गहरा होगा, बहुत सारी पावर्स इमर्ज होंगी, तो फिर इसमें एक ख़ास तरह की जान पैदा हो सकती है। बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान ने जो बहुत मज़बूत दिफ़ा किया भारत के साथ जंग में, तो दुनिया में जो स्ट्रेंथ है उसको इम्पोर्टेंट देखा जाता है। फिर उसके बाद जब ईरान का वाक़या हुआ, ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ इज़राइल का, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा प्रोडक्टिव रोल प्ले किया। ये सारी ऐसी चीज़ें जिससे पाकिस्तान को एक नए जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस मिल रहे हैं, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान को आपने मुसलमान ममालिक की जब मीटिंग थी उसमें भी इंक्लूड करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने उनकी जो सालिसी थी उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसकी तारीफ़ की। तो एक अच्छा नया डायनामिक इमर्ज हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।